नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। और आज है तारीख 27 जून, फ्राइडे का दिन। और मार्केट की क्या आज एक्टिविटीज़ रही हम देख रहे हैं। मार्केट अगेन अपने धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ वापस बढ़ते हुए, हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई रहा है कुछ 26,277 यानी कि 26,277, और आज की क्लोजिंग आई है 25,637, 88 पॉइंट्स कल की क्लोजिंग के ऊपर। कल काफ़ी अच्छा बड़ा मार्केट ने मूव लिया था। निफ्टी नेक्स्ट 50 68,712 का क्लोज हुआ, प्लस 417 पॉइंट्स। मिड कैप तकरीबन 21,840 87 पॉइंट्स ऊपर, और स्मॉल कैप लगभग 141 पॉइंट ऊपर, विच इज़ 17,642। मिड कैप और स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई के नीचे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नीचे है अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50। बट ठीक है, धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आए, मार्केट वापस अपनी उसी तरफ आ रही है। सेक्टोरल गेनर दिखे आज की डेट में जो कल भी थे, ऑयल और गैस, पीएससी, इंफ्रा और एनर्जी। और लूज़र में रहे आईटी, रियलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आईटी ज़्यादा रहा, रियलिटी थोड़ा कम, और कंज्यूमर ड्यूरेबल उसके बाद। बात ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी कौन सा बड़ा इवेंट है जो हमारे सामने है, और मार्केट अपने आप को कहाँ पोजीशन करेगी बिफोर दैट इवेंट, ये सोचने वाली बात है। और इसके अराउंड बहुत कुछ डिसाइड और फिट होता है मार्केट में। लॉन्ग बनेंगे, शॉर्ट बनेंगे, दोनों साइड की पोजीशन बनेंगी डेरिवेटिव में, खास करके कि बिकॉज वहाँ क्विक मनी बन जाता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ काफ़ी एक्टिव रहते हैं बड़े इवेंट के आसपास। तो अगर इवेंट की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट हमारी आंखों के सामने जो इवेंट है वो है 9 जुलाई का, 8 या 9 का है, जहाँ पे यूएस और इंडिया की एक ट्रेड डील अनाउंस होनी है। पहले हमें लग रहा था कि बहुत बड़ी डील एक बनने का मौका मिलेगा, बट यूएस जो है, अमेरिका, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा फेवर हम लोग एक्सटेंड करें। एक्सटेंड इन द सेंस एक्सटेंड इन द सेंस उनको लगता है कि हम इंडिया को आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इस बारे में, अगर भारत सरकार को दिए हैं कि अगर आपको डील करनी है तो इन पॉइंट्स पे हम ज़रूर काम करना चाहेंगे। मैंने भी थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को आपके एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से नोट डाउन किया। यूएस, इंडिया क्या चाहता है और यूएस क्या चाहता है, पहले मैं यूएस की बात कर लेता हूँ। यूएस चाहता है उसको ज़्यादा एक्सेस मिले फॉर देयर फार्म एंड डेयरी गुड्स। मीन्स वहाँ आपको पता है थोड़ा सा हाईली कमर्शलाइजेशन है फार्म और डेयरी को लेकर। इंडिया आज भी इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है। पैक्ड फूड तो अभी भी मोर और लेस मेट्रोज़ की ही ज़्यादा है, और यूएस इसमें थोड़ा सा आगे है। वो टैरिफ कट्स चाहता है एग्री गुड्स के ऊपर, और इवन मक्का और सोयाबीन के ऊपर भी वो टैरिफ कट चाह रहा है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर वो ज़्यादा एक्सेस चाह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े से क्या कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ज़ीरो इम्पोर्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कार इम्पोर्ट्स वो चाह रहा है। मतलब उसके पास जो अपनी ब्रांड्स उनको इंडिया में पुश करना चाहता है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, जनरल मोटर्स इंडिया में काम करती थी, और ये कंपनी जो है ये अपना वाइंड अप करके ये चली गई इंडिया छोड़ के। गुजरात सानंद में इसका प्लांट होता था। इंडिया के लिए क्रूज़, स्पार्क और एक बीट और आवियो बोल के कार बनाया करती थी। एक शायद फॉरेस्टर भी बनाती थी, या इम्पोर्ट था उसका। 4-5 SKU लेके ये काम करती थी। अगर कोई मिस हो गया तो अलग बात है, बट ये इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि कार के केस में तो इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बिकॉज इंडिया तो मारुति ही लीडर, और मारुति हम सब जानते हैं क्यों लेते हैं। सेफ्टी एक तरफ और कितना देती है दूसरी तरफ, ये हमारा थॉट रहता है। तो इंडिया इज़ कॉन्शियस मार्केट इन टर्म्स ऑफ माइलेज। हम लग्जरी मतलब मास सेगमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं जो माइलेज डिपेंडेंट हैं, रादर देन लग्जरी या कंफर्ट या सेफ्टी। उसकी भी एक निश है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अब महिंद्रा और टाटा का जो रिसेंट लॉन्च आ रहे हैं, 20-25 लाख प्लस की जो कार है, 20 लाख प्लस की जो कार EV में है, वहाँ काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है डाउन द लाइन वो एक यूथ या यंग ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। मतलब मैं अगर अपनी एज की बात करूँ तो मैं तो कार रखता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये
कौन पार्क करेगा, पार्किंग ढूंढो लगाओ, बट ये यंग जनरेशन डज अ लॉट ऑन इट। तो मोरलेस अब इंडिया क्या चाह रहा है वो देखने वाली बात है। इंडिया चाह रहा है कि एक तो 26 डिग्री जो 26% है रेसिप्रोकल टैरिफ वो ना लगे, एग्जाम्शन हो 50% ड्यूटी जो एल्युमिनियम और स्टील पे यूएस ने लगाई है, 25% ऑन कुछ ऑटोमोबाइल है उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई वो हटे, और टैरिफ कट हो लेबर इंटेंसिव जैसे लेदर और टेक्सटाइल, ये हमारे लिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, हम ये चाहते। तो ये कोई बड़ा बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ना हो के टारगेट ये चल रहा है कि इसको एक मिनी डील बना के कर लें, मतलब इसको स्केल डाउन कर लें धीरे धीरे हम बाय फॉल, यानी कि जब सर्दियाँ शुरू होंगी तब तक हम अपना बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में जाएं। ये तो बात अच्छी, ये तो इंडिया और यूएस रिलेटेड रही, लेकिन जो यूएस मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट थी बात वो थी यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स आगे बढ़े। क्यों बढ़े? बिकॉज वहाँ के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने बोला है कि ट्रेड फ्रेमवर्क विद चाइना हैज़ नाउ बीन फाइनलाइज्ड। बड़ी अच्छी बात है उन दोनों के लिए, बिकॉज वो एक दूसरे के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और अगर उनका एक ट्रेड डील एक फ्रेमवर्क बनता है तो बाकियों के लिए भी आसान है। और इसमें यह भी ध्यान रहे कि सबसे पहले ट्रेड डील साइन की थी यूएस ने यूके के साथ, एंड एज वी ऑल नो यूके इज़ ए स्मार्ट कंट्री, तो उसने सबसे पहले जाके साइन कर लिया कि नफ़ा नुकसान बाद में देखेंगे, बड़े भैया आप तो पेपर साइन ये लो, हमने लगाया अंगूठा पकड़ो, वो करके बैठ गए। और उनका तो एक ही बात है, दे आर जॉइंट फ्रॉम हिप्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहेंगे। इस ट्रेड डील में साथ ही उन्होंने ये बोला ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि वाशिंगटन ऐसी सेम ट्रेड फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है ये 10 और नेशन से एक्सपेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसमें इंडिया भी हो, बट अभी कुछ ऐसा कंफर्म उन्होंने मुंह से बोला नहीं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एग्रीमेंट का, इट अलाउज रेयर अर्थ। रेयर अर्थ पे भी हम बात करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, थोड़ी मात्रा में लगते हैं, लेकिन हर क्रिटिकल कंपोनेंट का एक पार्ट रहते हैं, अलॉय बनाने में या एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लाने में ये काम आते हैं रेयर अर्थ। इस पे बात करेंगे ग्रेजुअली, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और हम इसी अपने डेली अपडेट में इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में अब्जॉर्व कर लेंगे, आसान होगा। और सर्टेन टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज़ आउट उसमें करने की बात हुई, यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस ट्रेड फ्रेमवर्क का क्या है कि यूएस हैज़ टू गिव सम टू हैव एक्सेस टू रेयर अर्थ, बिकॉज चाइना के पास वो सारी सप्लाई चेन है, और बदले में मुझे लगता है कि कुछ टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस यूएस को हटाने पड़ेंगे टू गेट दैट रेयर अर्थ। सो ये बात हो गई। और दूसरा यूएस में एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का डेटा आता है, वहाँ से बेसिकली कंजम्पशन और ये डिमांड के अराउंड बात होती है। और यूएस का जो फेड है, यानी कि जैसे हमारे आरबीआई यूएस फेड बोलते हैं, उनका एक इन्फ्लेशन गेज का डेटा आ जाना है, 8:30 बजे तक आएगा। उसके बाद से वहाँ की मार्केट में एक रिस्पांस देखने को मिलेगा। इन सारी न्यूज़ पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जापान का निक्कई जो है वो 40,000 के लेवल को क्रॉस कर गया, और ये जनवरी के बाद अब क्रॉस हुआ, तो 1.43% इसने आज एक क्लोजिंग दिखाई, जंप दिखाया, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है जापान सोच रहा है कि उसका भी इस 10 नंबर, ये जो 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ सेम सिमिलर ट्रेड फ्रेमवर्क पे काम होगा, शायद जापान भी होगा, तो दे मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन, और वहाँ मार्केट ने वैसा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और कुछ खास बातें जो हमारी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जैसे 1 जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ मेजर चेंजेस आ गए। एक तो नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया, अब ये सीबीडीटी के रूल्स में आ गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पहले कोई भी आप व्हाट यू कॉल वैलिड आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, शायद ये 2 चीज़ों पे पैन कार्ड बन जाया करता था, बट अब आधार मैंडेटरी हो गया है। और आईटीआर डेडलाइन जो है 31 जुलाई की बजाय एडवांस में ही 15 सितंबर सरकार ने कर दी। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम 15 सितंबर की शाम को ही अपना आईटीआर फाइल करेंगे, जल्दी फाइल कर दीजिए, एक ही बात है, टैक्स कट चुका होगा, सैलरीड है तो, और बिजनेस है तो वहाँ तो एक टाइमलाइन है ही।
तो मुझे लगता है इसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट बैंक्स करते हैं, अब ICICI बैंक का जो मैंने पढ़ा आज, ICICI बैंक ने अपनी ATM ट्रांजैक्शंस 5 ट्रांजैक्शन फ्री करके उसके बाद 23 रुपया, फिर नॉन ICICI बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर 3 ट्रांजैक्शन फ्री करके फोर्थ ऑनवर्ड्स 23 रुपीज़, और नॉन फाइनेंशियल पे 8.5 रुपये, और कैश के ऊपर भी इन्होंने कुछ ब्रांच में अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 फ्री हैं, उसके बाद 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन या 3.5 रुपये प्रति 1000, जो भी ज़्यादा होगा वो लगाएगा। अब होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, प्राइवेट बैंक है, उसको अपनी स्ट्रेंथ नज़र आती है, कमाने का ज़रिया। मुझे तो कई बार यही लगता है कि गवर्नमेंट बैंक में जाओ तो काम आसानी से हो जाता है। मैं तो PSU बैंक का ही फ़ैन हूँ, और हिस्टोरिकली एक ही अकाउंट ऑपरेट करता आया, वो भी SBI के साथ। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं कोई जग जाहिर ओपिनियन नहीं बनाना चाहता। उसके साथ साथ चाइना के साथ ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है चाइना, उसका चीफ है, सुल्तान है, हेड है ना, पंचायती भाषा में बोले तो सरपंच बना है उसका। तो वहाँ पे उसकी साइडलाइंस में, इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। उस मीटिंग में हमारे RM यानी कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गए थे। तो उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो कि एडमिरल डोंग चंग है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर चाइना के, उनसे बात की कि भाई एक तो हम जो ब्रिजिंग द डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, डीएस्केलेशन करेंगे, और बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, और एक्सटेंड करेंगे डीलिमिटेशन थ्रू एग्जिस्टिंग मीन्स। तो ये सारी बातें उनकी आपस में डिस्कशन हुई ड्यूरिंग दैट मीटिंग। बट वहाँ की जो गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी है, जिसको शिन्हुआ भी बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरी गलत हो, बट इंग्लिश में इसको XINHUA प्रोनाउंस करते हैं, उसने इतना, वो बदमाश एजेंसी है, उसने कोई मेंशन नहीं किया कि हम ये बॉर्डर डिमार्केशन पे काम करेंगे। उसने सिर्फ इतना ही बोला कि इंडिया वांट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, बस। मतलब आप ये जान लो, ये समझ लो कि ये जो इस तरह की एजेंसीज हैं, ये पूरा गवर्नमेंट का एक एजेंडा रन करती है। और वहाँ पे एक लाइन, मतलब इंडिया वांट्स टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, भाई हमने बोला है कि सिंग फंसाने से अच्छा है इसको सॉर्ट कर लो। इतना टफ एरिया, टेरेन इतना हार्ड है, हार्श है, आप वहाँ इंफ्रा भी बनाने लगते हो तो जो नॉर्मल प्लेन्स में इंफ्रा बनता है उसकी 10 टाइम्स कॉस्ट आती है। अननेसेसरी वहाँ पे लगाए जा रहे हो, हैबिटेटेड है नहीं, साल में 9 महीने बर्फ़ गिरी रहती है, 8 महीने बर्फ़ गिरती है, कुछ तो ऐसा होगा। वहाँ पे आप इधर से पूरी फ़ौज को मेंटेन कर रहे हो, उधर से वो मेंटेन कर रहा है, तो कॉस्ट वैसे ही 20 गुना हो जाती है यार ह्यूमन वहाँ भेजने की, फोर्स को रखने की। तो अगर आप उसको करते हो डिसएंगेज तो अच्छा है। तो ऐसा मतलब ये जान करके ना इतना छोटा सा क्रिस सा रिस्पॉन्स देंगे, आपको लगेगा यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। जबकि टेक्निकली इस समय चाइना ये जानता है कि अगर उसने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं किए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जिसमें इंडिया भी है, या उधर शायद मलेशिया या फिलीपींस या इंडोनेशिया, कौन सा वहाँ से, वियतनाम से, तो अमेरिका उसको ठोकने की तैयारी में है। लेकिन हाँ, चौड़े रहना, ठीक है भाई, कभी न कभी तो मानोगे तुम। हाँ, एक बात है कि वो वर्ल्ड की नंबर 2 इकॉनमी है भाई, थोड़ा सा ताकतवर बनता है, तो मैं ये मानता हूँ कि आदमी रहेगा, थोड़ा अकड़ में रहता है, फेयर गुड, मानना चाहिए, पैसा है, हमारे पास होगा हम भी रहेंगे। और फॉलोअप के बेसिस पे ईरान और इज़राइल, तो वो ठंडा हो रहा मामला धीरे धीरे, दोनों तरफ से निकल गई गर्मी, चोट लगी होगी, इजराइल को भी लगी, ईरान को भी लगी, तो शांति समझ में आ रही है। फिर एक हमारा था जो कल मैंने बात की थी, म्यूचुअल फंड ने बहुत सारी बाइंग की है और बहुत सारे प्रमोटर एग्जिट किए हैं इस पर, पी डील्स, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज भी उसमें से निकली हैं। तो ये एक रिस्की मुझे लगता है बेट है। क्यों रिस्की बेट है? बिकॉज यहाँ पे जिस ढंग से प्रमोटर एग्जिट करते हैं ना यार, ये कुछ फॉरेन प्रमोटर्स हैं, कुछ डोमेस्टिक प्रमोटर्स हैं, छोटा बड़ा हर आदमी निकल के भाग ही रहा है उसमें से। तो उन स्टॉक्स पे थोड़ा नज़र रखें, ध्यान रखें कि भाई हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी उसकी होल्डिंग ना हो जाए जहाँ से प्रमोटर भाग रहा है। और ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम प्रमोटर में ये ज़्यादा होता है। ये आप पुराने टाइम से हिस्ट्री से भी उठा के देखेंगे तो ऐसा देखने को मिला है कि जो फर्स्ट टाइम IPO होगा या फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर होगा, वहाँ थोड़ी भाग दौड़ रहती है कि भाग लूँ महंगा लग रहा है।
बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वैल्यू परस्पेक्टिव से देखें तो वो टिकना चाहिए, बट वो उसकी चॉइस है यार, वो प्रमोटर है, यहाँ तक उसको पैसा मिल रहा है वो लेके भागेगा। और ये जेनसोल जैसे एपिसोड ना बने तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, एक फैक्ट और निकल के आया कि आज के दिन इंडिया जो है सबसे कम फॉरेन ओन्ड मार्केट है, 19%। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है, नंबर 2 पे ताइवान 41, नंबर 3 पे जापान 32% और नंबर 4 पे इंडिया शायद 19%। बाकी और भी कई जगह होगा, ऐसा नहीं है। चाइना का कुछ इसमें डेटा नहीं आया, मुझे लगता है शायद ये हमसे नीचे होगा अभी ओन्ड में, बट मोर और लेस ठीक है। एक मार्केट का आइडिया लगा, एक स्टोरी समझ में आई। अब आज का जो ज्ञान सेशन है वो इसके अराउंड हम करते हैं कि मार्केट को ऐसा क्या लगा कि उसको जाना चाहिए 2500 के पार, है ना। तो मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मार्केट बहुत चंचल है। किसी भी बड़े इवेंट से पहले ये अपने आप को एक ऐसी जगह पोजीशन कर लेती है जहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ट्रेडर को फ़ायदा हो, एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को फ़ायदा हो। इंस्टीट्यूशन में कोई भी हो सकता है, रिटेलर को छोड़ देते हैं, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फ़ायदा लेता है वैल्यू का। मैं रिटेलर की ये नहीं कह रहा कि कोई फ़ायदा नहीं लेगा, बट जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है या जो प्रॉफिट ऑफ ट्रेड है वो इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा होगा। इन माय ओपिनियन मार्केट जो है, एक तो हमारे नंबर ठीक आ रहे हैं जीडीपी के, और एक शायद S&P ने हमारी रेटिंग थोड़ी सी और अच्छी कर दी है कि भाई ठीक है, हम 6.2 से हो सकता है 6.5% की जीडीपी ग्रोथ लेंगे, तो ये बात है। और हमारे Q4 की जीडीपी नंबर भी अच्छे आए, हमारी इन्फ्लेशन के नंबर भी रीजनेबल हैं, मतलब इट इज़ ऑन द डाउनवर्ड पाथ। तो कहीं ना कहीं और धीरे धीरे उसी हिसाब से रेट कट भी हो रहा है। फेयर गुड, आई अंडरस्टैंड, हर चीज़ अच्छा हो रहा है, सब सुनहरा है, सब हरा रहा है, नाइस वन। बट क्वेश्चन यहाँ होता है कि मार्केट अगर ये ट्रेड डील, मिनी ट्रेड डील नहीं एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा? ये धम से नीचे आएगी। 1000 पॉइंट आती है, 1500 आती है, 2000 आती है। जैसे ट्रंप ने जब टैरिफ अनाउंस किए थे, 3 अप्रैल था या 4 अप्रैल था, अब मार्केट की हालत देखो, 22,000 पे आ गई थी एक झटके में 25,000 से। तो ये सब झटके आ सकते हैं इनका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रहे कि मैं पैनिक इसमें डाल रहा हूँ, नहीं। बट अगर डील नहीं मैच्योर होती, यू नेवर नो, डील हो ना हो, तो मार्केट की पोजीशनिंग वो इतनी स्मार्ट ऐसी जगह पहुंच जाती है कि वहाँ से ऊपर जाए तो भी फ़ायदा हो और वहाँ से नीचे आए तो भी फ़ायदा हो। तो इसका हमें ध्यान रखना है। मैंने, अगर आप सोच भी रहे हैं कि कुछ और पैसा डालना है तो आप वेट कर लें 8-9 तारीख का, तो तब तक डील में अगर इंडिया के साथ हो जाता है तो वेल एंड गुड, वी विल वर्क स्मूथ। फिर वो जो सर्दियों से पहले हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है, वहाँ का फ़ायदा है, वहाँ तक तो और अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। और अगर नहीं होती हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट आपको अगर मौका देती है तो घुस जाइएगा। बस ये 2 स्टेप हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आप कर नहीं सकते। इन्वेस्टेड हैं तो बैठे रहिए। और एक कोशिश हम करेंगे, हाँ, स्मॉल केस फ्रंट पे ये है कि हम 30 जून को रीबैलेंसेस लेके आएंगे, और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 30 को रीबैलेंसेस जैसे हैं आप अपने कन्वीनियंट टाइम से उसको करते रहेगा। अभी का अपडेट ये, अगर डिले हुआ तो 1 तारीख को आ जाएगा, इन 2 डेट में से किसी एक डेट को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे जो पेंडिंग पॉइंट्स, एक डिफेंस इंडस्ट्री पे हमने अपनी पॉडकास्ट करनी है, डिस्कशन करनी है, एक हम रेयर अर्थ पे करना चाहते हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स भी बीच में निकलते रहेंगे, तो बात हम हल्के फुल्के में ऐसे ही एक लाइटर टोन में हम बात करते चलेंगे। और जो मुझे ज्ञान है मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके पास कुछ है तो आप मुझे बताएं, तो दोनों के लिए उतना ही अच्छा है। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही ठीक रहेगा। और आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर, हाँ, सब्सक्राइब, हाँ, यस, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अभी 700-800 के आसपास पे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम 1000 के मार्क को टच करें, 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को टच करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अगर शेयर करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो एक बेंच मार्क बनता है मेरे लिए 1000 सब्सक्राइबर बहुत है, मैं इसी को बड़ा मानता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। सो माई रिक्वेस्ट, इफ़ यू कैन subscribe and please do share with your friends, families, colleagues, so that everyone can subscribe to our channel. And जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए उतना ही मोटिवेशन है, हम उतना ही अच्छा काम अपने स्मॉल केस में भी करेंगे और अपनी रिसर्च में भी करेंगे। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक इन्वेस्टर के लिए या
एक इकॉनमी के लिए, एक कंट्री के लिए वो कैसा बड़ा होता है, अमेरिका की क्या केस स्टडी है, रशिया की क्या केस स्टडी है, चाइना की क्या केस स्टडी, ये सब बातें होती रहेंगी। ये क्या है, अगर हमें भी पता लगेंगे तो वी वुड पास इट ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज़ वी नीड टू डू। ये इस आज तक जो हमने देखे हैं पॉलिटिक्स के वादे, उसकी बजाय अब क्या एक थोड़ा सा नया थॉट आ गया, नई जनरेशन बहुत अच्छे ढंग से उस चीज़ को समझती है कि हाउ टू बिकम, ये टेक्नोलॉजी में पावर कैसे बनाएं, फाइनेंशियल मार्केट में पावर कैसे बनाएं, डिफेंस में पावर कैसे बनाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत करें, ओपन अप करें। ये सब बातें हम करते चलेंगे, बहुत लंबा टाइम है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए मिशन ये है कि 1000 सब्सक्राइबर को टारगेट करते हैं, और आपका बहुत 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 मैं आभार प्रकट करूँगा या आभारी रहूँगा अगर हम जल्दी से जल्दी इसको अचीव करें। थैंक यू।